तो हेलो एवरीवन एंड आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है दुर्खाइम का लास्ट टॉपिक। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि दुर्खाइम का समाजशास्त्र में पूरा योगदान कितना है और क्या क्या उनके मेजर योगदान रहे हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र में। तो दुर्खाइम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को परिसीमित किया। आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया था कि कैसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हम समाजशास्त्र को देखेंगे, वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर हम समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे और इसी आधार पर उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया, श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया, धर्म को उन्होंने अच्छे से स्टडी किया था, कानून को उन्होंने समझा था कि कैसे दो तरह के अलग अलग कानून होते हैं, दो अलग अलग यांत्रिक और स्वावलंबी समाजों में अपराध कैसे होता है और दंड के क्या प्रावधान रहते हैं। तो इन सारे विषयों का भी अध्ययन समाजशास्त्र के अंदर किसने किया है? दुर्खाइम ने किया है। यहाँ पे कुछ हम दुर्खाइम के महत्वपूर्ण योगदानों को एक बार देख लेते हैं और इसके बाद हमारी जो दुर्खाइम की सीरीज़ है इमाइल दुर्खाइम की वो ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहला उनका कंट्रीब्यूशन है, यानी उनका जो योगदान है वो यही है कि उन्होंने समाजशास्त्र का स्पष्टीकरण दिया था। तो दुर्खाइम ने समाजशास्त्र की परिभाषा के अलावा उसकी विषय वस्तु, प्रकृति और अध्ययन पद्धति को दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान से पृथक किया। कहीं ना कहीं जो समाजशास्त्र था वो दूसरे विज्ञानों पर आधारित रहकर या उनके सापेक्ष में मानकर देखा जाता था। जैसे दर्शन शास्त्र हुआ, जो फिलॉसफी जिसको बोला जाता है, वो बहुत पहले एक प्रेवलेंट विषय था, एक जग जाहिर विषय था और उसके बाद मनोविज्ञान को कहीं ना कहीं समझा गया कि वो समाज के लोगों के मनोविज्ञान से रिलेटेड है। लेकिन समाजशास्त्र एक अलग से विषय के रूप में उभरा और जिसने मनोविज्ञान से अपने आप को अलग करके दिखाया और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा समाजशास्त्र जो दुर्खाइम ने समझाया है। उसमें समाजशास्त्र को एक व्यवहारिक रूप भी दुर्खाइम ने दिया है। उनके अनुसार यदि समाजशास्त्रीय अध्ययन समाज को उत्तम बनाने या किसी समस्या को हल करने में सहायक नहीं होता तो सारी प्रयास बंजर प्रयास है। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो समाजशास्त्र है उसका एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य है कि वो कहीं ना कहीं सामाजिक समस्याओं को हल करेगा। इसके बाद उनका जो दूसरा कंट्रीब्यूशन था वो था सामाजिक एकता की अवधारणा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक सामाजिक एकता की अवधारणा को भी विकसित किया था और समाज में कौन सी एकता होगी, स्वावलंबी एकता होगी या यांत्रिक एकता होगी, उसको अलग अलग समाजों में बताया है, जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद उन्होंने उद्विकासीय दृष्टिकोण द्वारा सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। तो कहीं ना कहीं जब वो यांत्रिक से स्वावलंबी की ओर बढ़ते हैं तो वो दो अलग अलग समाजों में कैसे चीज़ें परिवर्तित होती हैं, कैसे कानून बदलता है, कैसे लोगों की एकता बदलती है, इन सबको बताते हैं। तो वो भी एक उद्विकासीय दृष्टिकोण है जो दुर्खाइम का महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद शिक्षा के समाजशास्त्र में दुर्खाइम का बहुत बड़ा योगदान है। तो शिक्षा के समाजशास्त्र के बारे में अच्छे से और डीपर अध्ययन जब हम करते हैं तो बीएड के क्लासेस में हम लोग शिक्षा के समाजशास्त्र को ज़रूर देखते हैं। तो मैं एक बार इसको अच्छे से पढ़ देती हूँ क्योंकि ये हार्डकोर सोशियोलॉजी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा के समाजशास्त्र की आधारशिला रखने में दुर्खाइम का बहुत बड़ा योगदान है। वे भावी शिक्षकों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के अध्यक्ष रहे हैं। इस पर उन्होंने कई सारे भाषण भी दिए हैं। शिक्षा शास्त्र में यानी एडुकेशन में और एडुकेशन की जो पेडागॉगी होती है उसमें भी उन्होंने बहुत सारे उद्देश्य और पद्धति को बनाया है, उसको जोर दिया है, उसका कंट्रीब्यूशन दिया है समाजशास्त्र के क्षेत्र में। इसके बाद परिवार के समाजशास्त्र, परिवार के अध्ययन में दुर्खाइम का क्या योगदान रहता है। तो दुर्खाइम परिवार को समाज की केंद्रीय संस्था मानते हैं। अब समाज की कई संस्थाओं को हम लोग पढ़ते हैं जिनके बारे में हम बताते हैं कि अलग अलग संस्थाओं से मिलकर समाज एक साथ कार्य करता है। ये संस्थाएं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं और एक के अंदर कोई भी कमी आने पर दूसरी प्रभावित होती है। तो वही वो परिवार को भी मानते हैं। वो परिवार को समाज की एक संस्था मानते हैं और वो मानते हैं कि परिवार उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है समाज का जितना कि आर्थिकी होता है, राजनीति होता है या हमारा कल्चर होता है। उसके बाद उन्होंने कानून में बहुत बड़ा योगदान दिया है और कहीं ना कहीं जब वो कानून या दंड की बात करते हैं, स्वावलंबी समाजों में क्या दंड रहे होंगे या यांत्रिक समाजों में क्या दंड रहे होंगे, उन सब की बात भी दुर्खाइम करते हैं। राजनीतिक शास्त्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। राज्य, प्रजातंत्र, राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर उनके अलग अलग विचार रहे हैं क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कब से कब तक था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और हम सबको पता है, जैसा कि हमने उनकी
आत्मकथा में पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके पुत्र ने पार्टिसिपेट किया था, और कहीं ना कहीं जब उनकी डेथ प्रथम विश्व युद्ध दौरान के हो गई तो उसके बाद दुर्खीम के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। उसकी डेथ के बाद ही कहीं ना कहीं दुर्खीम एक डिग्रेड में चले गए और लास्ट में जाके उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहुत ही एक दुखदाई उनकी एक आत्मकथा रही है, जिसमें राजनीति के विषय में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। धर्म को समाजशास्त्र, ये तो सबको पता ही है कि धर्म का जो सबसे मौलिक स्वरूप है, उसकी उत्पत्ति, उसके प्रकार समाजशास्त्र में कैसे रहे हैं, वो सारी अवधारणाएं किसने दी है? इमाइल दुर्खहाइम ने दी है। उन्होंने खुद अरवंटा ट्राइब की स्टडी करी थी, जिसमें उन्होंने टोटमवाद इन सबको बताया है, और हमने कई सारे धर्म के अध्ययन को भी देखा है जो कॉन्ट्रीब्यूशन इमाइल दुर्खहाइम का रहा है। उसके बाद ज्ञान, जो कि शिक्षा से ही रिलेटेड है, उससे है नैतिकता के समाजशास्त्र। अगेन नैतिकता रही या फिर यूनिटी रही, यानी मोरालिटी रही या यूनिटी रही, एकता रही, ये सब कहीं ना कहीं दुर्खहाइम ने बताए थे जब वो अलग अलग समाजों का अध्ययन कर रहे हैं, तो रिपीट करने की इतनी आवश्यकता है भी नहीं। उसके बाद मूल्य यानी वैल्यू सिस्टम, जिसको वो तो सोशल फैक्ट के रूप में देखते हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हैं, तो वो बताते हैं कैसे ये एक्सटर्नल होते हैं, कोअर्सिव होते हैं, कहीं ना कहीं बाह्य होते हैं और बाध्य होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने बताई थी कि समाजशास्त्र में कैसे होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन उनका सामाजिक व्यादिकी में रहा। यहाँ वो अनोयमी की बात करते हैं, एक ऐसा स्टेट, जब वो सुसाइड की स्टडी के दौरान हमें बताते हैं कि एक ऐसी स्टेट आती है जो नॉर्मलेसनेस की होती है, यानी वहाँ पे कोई भी मूल्य, कोई भी कानून काम नहीं करते, और एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहाँ पे व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं एक आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसके पास एक रास्ता ही यही बचता है कि वो आत्महत्या कर ले। तो ऐसा सामाजिक व्यादिकी के चित्रण को भी समाजशास्त्र में इमाइल दुर्खहाइम ने समझाया है। उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु भी समाजशास्त्र को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि कहीं ना कहीं समाजशास्त्र के द्वारा हम समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और यही कुछ समाजशास्त्र में इमाइल दुर्खहाइम के बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट सीरीज़ हो जाता है। इसमें आपको कुछ समझ ना आया हो, आप पीछे जाके सारे लेक्चर्स देख लीजिए। मैंने दुर्खहाइम के अलग अलग टॉपिक को बहुत ही डिटेल्स में अलग अलग वीडियोस के द्वारा कवर किया है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब कल से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा मैक्स वेबर का। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।